मेरे भैया जिद करके मुझे अपने पास अपने कमरे में सुला लेते थे और मेरे मना करने के बावजूद भी कमरे को अंदर से लॉक कर देते थे। लेकिन जब मैं सुबह उठती तो मेरा पूरा बदन दर्द से टूट रहा होता था और मेरे कपड़े भी खून के दाग लगे होते थे। आखिर रात को मेरे साथ होता क्या था, यही सब पता लगाने के लिए एक रोज मैं सोने का नाटक करने लगी। तभी आधी रात को मैंने देखा कि भैया तो मेरे साथ। मेरा नाम चंद्रकाला है। हमारा छोटा सा परिवार था। मेरे पिताजी, माँ और मेरे बड़े भैया और मैं, हम 4 लोग ही रहते थे। मैं जब बिल्कुल छोटी थी तभी मुझे लंदन पढ़ने के लिए मेरे पापा ने भेज दिया था। दरअसल मेरे पापा चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूं। शायद इसी वजह से उन्होंने मुझे लंदन भेज दिया और मैं वहीं पर पढ़ाई करती रही। मेरा गांव आने का काफी मन करता था, लेकिन पिताजी मुझे आने ही नहीं देते थे। वह बोलते थे कि यहां आएगी और बेवजह तुम अपनी पढ़ाई में डिस्टर्ब होगी। इस वजह से तू वहीं पर रह और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर। जिस दिन तू डॉक्टर बन जाए उस दिन तुम अपने यहां आ जाना। मुझे कोई ऐतराज नहीं, और वैसे भी रोज रोज इतनी दूर आना जाना कैसे हो सकता है। ये सब सोचकर पिताजी मुझे वहां आने ही नहीं देते थे। अब ऐसे ही करके उम्र बीत गई। अब मैं पूरी 24 साल की हो चुकी थी। तभी मैंने पापा से कहा कि जब मैं बिल्कुल छोटी थी तभी आपने मुझे लंदन भेज दिया था। उसके बाद से मुझे आज तक अपने गांव का मुंह नहीं दिखाया। मुझे तो यह भी पता नहीं चल पा रहा कि आखिर हमारे गांव में क्या कुछ बदलाव हो गया है। क्या मेरा मन नहीं करता आप लोगों से मिलने का या हमारे गांव में घूमने का, मेरी सहेलियों से मिलने का? मुझे इतना भी परेशान मत कीजिए। तभी पिताजी ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। तुम कुछ दिनों के लिए लंदन से यहां पर आ जाओ और यहां पर रहकर चली जाना। तभी मां कहने लगी कि कुछ ही दिनों की तो बात है, कुछ दिनों में तेरे एग्जाम भी हो जाएंगे। उसके बाद से तो तुम बिल्कुल फ्री है और तुझे उसके बाद लंदन में कोई काम नहीं रहेगा, तो तू हमेशा के लिए यहां पर आ जाएगी। इसलिए तू एक काम कर कि कुछ दिनों बाद ही आ जाना। मुझे मां की बात में दम लगा, इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ दिन और मैं यहां पर रुक जाती हूं, फिर हमेशा के लिए यहां से चली जाऊंगी। खैर, ऐसे ही दिन निकलते गए। मैंने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी कर ली और एग्जाम देकर गांव के लिए निकल गई। गांव में जाकर मैंने देखा कि पूरे गांव का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। जहां पर जो चीज मैंने बचपन में देखी थी वह बिल्कुल बदल गई थी। माँ पिताजी की भी काफी उम्र हो चली थी। बड़े भैया भी काफी बड़े हो चुके थे। लेकिन एक बात जब मुझे पता चली तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मुझे यह बात पता चली कि मेरे बड़े भैया की तो शादी भी हो गई है। इस बात से मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। मैं अंदर से पूरी तरह टूट गई। मैं रोने लगी और अपने कमरे में जाकर सो गई। मैंने 2 दिनों तक अपने घर वालों से बात भी नहीं की थी। न मैं अपनी भाभी के साथ कुछ बोलती थी और ना ही बड़े भैया के साथ। मेरे मन में इतना सारा गुस्सा था कि मानो मैं सबके ऊपर निकाल दूं। लेकिन मेरे ऐसे संस्कार नहीं थे कि मैं बड़ों के सामने कुछ ऐसा बोलूं। तभी एक रोज माँ पिताजी मेरे कमरे में आए और बोले कि बेटा, तू इतनी दूर से रोज रोज कहाँ आती, इसलिए तुझे बताना जरूरी नहीं समझा। और वैसे भी ज्यादा टाइम तो हुआ ही नहीं है, सिर्फ 2 महीने तो हुए तुम्हारे भैया की शादी में। तभी मैंने पिताजी से कहा कि सिर्फ 2 महीनों की ही तो बात थी। 2 महीने बाद तो मैं आने ही वाली थी, तभी कर लेते। और मेरे तो सिर्फ एक ही भाई है, और अपने भाई की शादी को लेकर मेरे मन में कितने ज्यादा चाव थे। मेरे मन में क्या कुछ था कि मैं अपने बड़े भैया की शादी में ये सब करूंगी। लेकिन मुझे तो उन सब के लिए करने का अवसर ही नहीं मिला। मुझे तो किसी ने बताना भी जरूरी नहीं समझा। मेरे सारे अरमान पानी में मिल गए। तभी पिताजी कहने लगे कि बेटी, कोई बात नहीं, हम लोगों को इस गलती के लिए माफ कर दें। खैर, धीरे धीरे जैसे जैसे समय निकलता गया मैं इस दर्द को भूलती गई और भैया भाभी के साथ घुल मिल गई। मेरी भाभी देखने में इतनी ज्यादा सुंदर थी, मानो कोई परी उतर आई हो। आज तक तो सिर्फ मुझे यह वहम था कि इस दुनिया में मुझसे ज्यादा खूबसूरत तो कोई है ही नहीं। लेकिन जब से मैंने अपनी भाभी को देखा था तो मुझे लगा कि उनसे ज्यादा सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकती है। फिर मेरी और मेरी भाभी की इतनी ज्यादा बनने लगी
कि मैं मेरी भाभी की ननद कम और सहेली ज्यादा बन गई थी। हमारे घर में खुशियां ही खुशियां थीं, चारों तरफ से रौनक थी। लेकिन हमारे घर में खुशियों को नजर तब लग गई जब एक बुरी घटना हमारे साथ हो गई। एक रोज मेरी भाभी कहने लगी कि मैं अपने मायके मिलाती हूं। तभी भैया कहने लगे कि ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ जाता हूं, साथ में मैं भी तुम्हारे माँ पापा से मिलाऊंगा। तभी पिताजी कहने लगे कि हमारे दुकानों में काफी काम आया हुआ है, इसलिए तुम कुछ दिनों के बाद जब बहू को लाने जाए तब मिलकर आ जाना। इसलिए बहू को अकेले ही चले जाने दो। दरअसल मेरे पिताजी गांव के सरपंच थे और हमारे जमीन जायदाद भी काफी थी और बड़ी बड़ी दुकानें भी चलती थीं, जिसका काम मेरे बड़े भैया और पापा ही संभालते थे। इस वजह से पापा ने कहा कि कुछ काम का लोड ज्यादा है, इसलिए तुम कुछ दिनों के लिए छुट्टी मत ले। इसलिए भैया ने कहा ठीक है, मैं दुकान पर चला जाता हूं और बाद में कभी मिल लूंगा। और भाभी को ड्राइवर के साथ उनके घर भेज दिया गया। लेकिन हमें क्या पता था कि मेरी और भाभी की यह आखिरी मुलाकात होगी। जब कुछ देर बाद हमारे घर पर फोन आया तो मानो हमारे घर का तो पूरा ही हुलिया बिगड़ चुका था। सबके रोंगटे खड़े हो गए, सबके पैरों तले से जमीन खिसक गई जब यह पता चला कि भाभी का एक्सीडेंट हो गया है और वह इस दुनिया में नहीं है। चारों ओर मातम छा गया था। हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब क्या हो गया। लेकिन खैर, होने को कौन टाल सकता था। जो होना था सो हो गया था। अब भगवान को जो मंजूर था वह वही करेंगे। इसलिए हमारी भाभी का अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन मैं अपनी सहेली जैसी भाभी को खोकर बहुत ज्यादा टूट चुकी थी। मुझे आज तक विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी भाभी इस दुनिया में नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा तो मुझे भैया पर दया आ रही थी, क्योंकि उन्होंने तो अपने जीवन साथी को ही खो दिया था। एक इंसान से इतना ज्यादा प्यार करने वाला जब दूर हो जाता है तो उस पर क्या बीतती है, इससे बुरा क्या हो सकता है। लेकिन जैसे तैसे हम लोगों ने भैया को संभाला और धीरे धीरे इस घाव को भी भरने में समय नहीं लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। लेकिन जब से भाभी गई थी उसके बाद से मेरे साथ भी कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थीं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब मेरे साथ हो क्या रहा है। दरअसल मेरी भाभी के जाने के बाद भैया रोने लग जाते हैं और कहते हैं कि मुझे अकेले सोने में बहुत डर लगता है, मैं बहुत अकेला महसूस करता हूं। इसलिए क्यों ना चंद्रकाला मेरे पास ही सो जाए। तभी पिताजी और मां कहने लगे कि इसके साथ सो जा, तुम्हारा बड़ा भाई है, साथ में इसके साथ तू बातें करेगी, तब तो शायद इसका भी मन बहल जाएगा और इस सदमे से यह बहुत जल्दी बाहर निकल जाएगा। मैंने अपने घर वालों की बात मान ली और भैया के साथ रोजाना सोने लगी। मैं भैया से कहती कि आप कमरे की कुंडी मत लगाओ, भला हमें कौन सा खतरा है। तभी भैया जानबूझकर कमरे की कुंडी लगा देते। लेकिन इन सब बातों को तो मैंने इग्नोर कर दिया। लेकिन जब यह सब मेरे साथ होने लगा तब मुझे समझ नहीं आया कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। दरअसल जब मैं सवेरे उठती तो मानो मेरा पूरा शरीर दर्द के मारे टूट रहा होता था। मेरे पूरे कपड़े भी उथल पुथल हुए होते थे और मेरे कपड़ों पर खून के दाग भी होते थे। और जब मैं उठकर चलती थी तो मानो इतनी कमजोरी महसूस करती थी, मानो मेरे साथ पूरी रात किसी ने जबरदस्ती की हो। लेकिन अब यह किस्सा रोजाना होना शुरू हो गया था। मैं ये बात किसे कह सकती थी? अगर मैं ये बात माँ पिताजी से कहती तो बड़ी शर्म की बात थी और मैं भैया को भी नहीं पूछ सकती थी, क्योंकि मुझे मेरे भैया पर हद से ज्यादा भरोसा था। लेकिन जो यह घटना मेरे साथ हो रही थी उसने मुझे अंदर से पूरी तरह से तोड़ दिया था। मैं किसी के साथ ये बात शेयर भी नहीं कर सकती थी। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। खैर, ऐसे ही दिन निकलते गए। अब तो ये किस्सा रोजाना का शुरू हो गया था। एक रोज जब हम सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने जा रहे थे तो मैं बैठक में ही बैठ गई और अपना लैपटॉप चलाने लगी। तभी भैया कहने लगे कि मुझे बड़ा डर लग रहा है, इसलिए तू मेरे पास आकर सो जा। तो माँ ने कहा कि हाँ, तुम्हारे भैया के पास चली जा। लेकिन मुझे तो वह रोज की घटना अंदर से खाई जा रही थी। मुझे डर था कि हमेशा की तरह आज रात में फिर मेरे साथ वही सब होगा। इसी डर के मारे
मैं अब तो भैया से बिल्कुल दूर रहने लगी थी। मुझे भैया से अजीब सी घिन आती थी। उनकी बातों से, उनके व्यवहार से मैं बिल्कुल तंग आ चुकी थी। अब तो मेरा भैया के साथ बोलने का भी मन नहीं करता था, तो उनके साथ सोना तो दूर, मैं कैसे सो सकती थी। मैंने जैसे तैसे बहाना बनाया और कहा कि आज रात मुझे थोड़ा काम है, मुझे जरूरी ईमेल सेंड करनी है, इसलिए मुझे पूरी रात काम करने में लग जाएगा। इसलिए भैया आप सो जाओ, मैं यहीं बैठक में बैठी हूं। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो मुझे बता देना भैया। बड़ी ही गुस्से भरी नजरों से मेरी तरफ देखते रहे, मानो उन्हें बहुत ज्यादा ठेस पहुंचा हो। लेकिन अब मुझे भैया की चाल भी समझ में आ चुकी थी, इसलिए मैं भैया के साथ सोने के लिए नहीं गई और वही बैठक में अपना झूठा लैपटॉप खोले बैठी रही। और जब नींद आने लगी तो मैं वहीं बैठक में सो गई। जब आधी रात हुई तो भैया मेरे पास आए और एकदम से मेरे पास आकर बैठ गए। मैं गहरी नींद में थी। एकदम मेरी आंख खुली तो भैया को पास बैठे पाया तो मैं बिल्कुल डर गई और घबराकर वहां से उठ खड़ी हुई। तभी भैया कहने लगे कि तुमने बहाना बनाया था ना कि मेरे पास तुझे सोना ना पड़े। तू तो बोल रही थी कि तुम पूरी रात काम करने वाली है, लेकिन मैं तुझे अपने कमरे से देख रहा था। तू तो बड़ी जल्दी ही सो गई थी और यह झूठा लैपटॉप अपने आगे खोलकर बैठ गई। तूने इतना बहाना क्यों बनाया? तभी मैंने भैया से कहा कि कुछ नहीं भैया, वह तो ऐसे ही आंख लग गई, थोड़ी थकावट की वजह से, वरना मैं काम ही करने वाली थी। तभी भैया कहने लगे कि अब तो तुम्हारा काम भी शायद हो चुका होगा। चल मेरे साथ कमरे में और सो जाओ वहां पर। अब मेरे पास कोई भी बहाना नहीं था, इसलिए मुझे मजबूरन भैया के साथ उनके कमरे में जाना पड़ा। कमरे में जाते ही भैया ने कुंडी लगा दी और सो गए। थोड़ी ही देर बाद मुझे भी नींद आ गई। जब सवेरे उठकर देखा तो वही सब मेरे साथ हुआ था जो हर रोज होता है। मेरा बदन पूरी तरह से दर्द के मारे टूटा रहा था। मेरे पूरे शरीर पर खून के दाग थे। अब तो मैं बिल्कुल श्योर थी कि इस कमरे में जरूर कुछ ना कुछ होता है, लेकिन क्या होता है इस चीज की मुझे जरा भी भनक नहीं लगी। तभी मुझे ख्याल आया कि भैया हर रोज सोने से पहले मुझे जूस का गिलास देते हैं और मैं बेवकूफ जूस का गिलास पी लेती हूं। जूस का गिलास के पीने के बाद मुझे नींद आ जाती है। हो सकता है जूस के गिलास में कुछ हो। तभी मैंने प्लान बनाया कि जरूर इस जूस के गिलास में ही कुछ है। आज मैं ये जूस नहीं पीऊंगी। तभी शाम का समय हुआ और भैया जूस का गिलास लेकर कमरे में आए और कहने लगे, चंद्रकाला, ये जूस पी ले और उसके बाद हम लोग सो जाएंगे। तभी मैंने भैया से कहा, ठीक है, मैं पी लेती हूं। जैसे ही मैंने जूस का गिलास हाथ में लिया, तभी मैंने खांसने का नाटक किया और भैया से कहा, जल्दी से मुझे पानी ला दो, मेरे गले में पता नहीं क्या अटक गया है। भैया किचन से पानी लाने गए। तभी मैंने वह जूस का गिलास पौधों में डाल दिया जो हमारे कमरे के साइड में लगे हुए थे और गिलास वहीं पर रख दिया। भैया जब पानी लेकर आए तो पूछने लगे, तुमने जूस पी भी लिया? तभी मैंने कहा, हाँ, मेरी खांसी ज्यादा बढ़ गई थी तो मैंने जूस का गिलास ही पी लिया। अब काफी राहत है। तभी भैया कहने लगे, ठीक है, और मैं सोने का नाटक करने लगी। जब आधी रात हुई तो मुझे महसूस हुआ कि भैया अपने बिस्तर से खड़े हो गए हैं। मैंने अपनी थोड़ी सी आंखें खोली और सब कुछ देखने लगी। भैया ने कमरे की लाइट जलाई और अपनी अलमारी से एक शीशी निकाली जिसमें पता नहीं क्या था। उन्होंने उस शीशी से कुछ निकालकर मेरे कपड़ों पर छिड़का और उसके बाद से मेरे सारे कपड़े उतर पुथल कर दिए और वापस से सो गए। अब यह सारा राज क्या था मुझे समझ में नहीं आया और मुझसे रहा भी नहीं गया। मैं झट से बिस्तर से खड़ी हो गई और भैया से कहने लगी कि यह सब क्या है, यह सब हो क्या रहा है। मुझे अचानक वहां जागा हुआ देखकर भैया घबरा गए और कहने लगे, कुछ भी तो नहीं है। तभी मैंने भैया से कहा कि अगर मुझे सच सच नहीं बताओगे तो मैं चिल्लाकर सब घर वालों को जगा लूंगी। तभी भैया ने मेरे मुंह पर हाथ रखा और मुझे बिठाते हुए मेरे पास बैठे और भैया मेरे पास बैठकर जोर जोर से रोने लगे। भैया को रोता देख मुझे उन पर तरस आ गया और मैंने उन्हें उठाया और अपने गले से लगा लिया और मैंने भैया से कहा कि आपको क्या परेशानी है, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, आप मेरे साथ ऐसी हरकतें क्यों करते हैं। तभी भैया ने अपने आंसू पोंछे और कहने लगे कि चंद्रकाला, मैं तुम्हारा भला ही चाहता हूं,
मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, इसीलिए मुझे तुम्हारी फिक्र है। तभी वह कहने लगे कि जब तुम लंदन से पढ़ाई करके वापस आई थी तो मैंने तुम्हें एक लड़के के साथ बातें करते हुए सुना था। तभी मैंने भैया से कहा, हाँ, मैं उस लड़के से बहुत ज्यादा प्यार करती हूं और उसी से शादी करूंगी। तभी भैया कहने लगे कि यह सब बात तो मैंने सुन ली थी, इसी वजह से तो मैं तुम्हारे साथ यह सब कर रहा था। तभी मैंने भैया की बातों को काटते हुए कहा कि आप ऐसे गोल गोल मटोल बातें न बनाइए, जो भी बातें हैं मुझे सीधा सीधा बताइए। तभी भैया कहने लगे कि जब मुझे पता चला कि तुम उस लड़के से प्यार करती हो तो मैंने तुम्हारी सेफ्टी के लिए ये सब करना शुरू कर दिया। दरअसल मैंने और तुम्हारी भाभी ने लव मैरिज की थी, लेकिन हमारे गांव में ये सब बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। और जब पिताजी को ये बात पता चली कि मैंने तुम्हारी भाभी के साथ लव मैरिज की है तो पूरे गांव को भी पता चल गई और गांव वाले पिताजी पर थू थू करने लगे। अब पिताजी को हम लोगों के प्यार से ज्यादा, अपने बच्चों की खुशी से ज्यादा अपनी इज्जत प्यारी लगी और पिताजी ने तुम्हारी भाभी का जानबूझकर एक्सीडेंट करवा दिया और उसे मरवा दिया। और यह सब तुम्हारे साथ हो, ये मैं नहीं चाहता था। इसलिए मैंने सोचा कि अगर तुम्हें सीधे मुंह से बताऊंगा तो तुम मेरी बात को विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि तुम तो अपने पिताजी से बहुत प्यार जो करती हो। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे साथ ऐसी हरकतें करनी शुरू कर दूंगा जिस वजह से तुम यह घर छोड़कर वापस लंदन चली जाओगी और उस लड़के से शादी कर लोगी। और जब तुम वहां पर सेटल हो जाओगी तो पिताजी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। और अगर तुम इस गांव में ही रही तो पिताजी की चपेट में तुम जरूर आओगी और जो हम लोगों के साथ हुआ वही तुम्हारे साथ होगा। इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ ये सब करता था, लेकिन चंद्रकाला मेरा कोई इरादा गलत नहीं था। तभी मैंने भैया से कहा कि वह बदन टूटना वह सब क्या था। तभी भैया कहते थे कि मैं तुम्हें नींद की दवाई देता था ताकि मैं यह सब हरकतें करूं तो तुम्हें जाग ना आ जाए। इसीलिए नींद की दवाई की वजह से तुम कमजोर हो गई थी, जिस वजह से तुझे चक्कर आते थे और तेरा बदन टूटता था। और एक शीशी में भरा मैं लाल रंग तुम्हारे कपड़ों पर लगाता था ताकि तुम्हें अजीबोगरीब ख्याल आए और तुम जल्दी से यहां से चली जाओ। तभी मैंने भैया से कहा कि आपने पिताजी के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। तभी भैया कहने लगे कि मेरा कहाँ पावर है, पिताजी के पास कितनी जमीन, कितने पैसे, ऊपर से वह काम के सरपंच है और ऊपर से पूरे गांव वाले उनके हित में हैं। मैं भला क्या करता, बस मैं तो तुम्हारी भाभी को हर रोज याद करके रो लेता हूं। इसके अलावा मेरे पास क्या है। तभी मैंने भैया का हाथ पकड़ा और कहा कि मैं आपको इंसाफ जरूर दिलवा दूंगी। तभी भैया ने मुझे रोका, लेकिन मैंने उनकी एक न मानी और सब लोगों को इकट्ठा कर लिया। मैंने पिताजी से कह डाला, आपकी करतूतों का हमें पता चल गया है। आपको जरा भी शर्म नहीं आई, आपको अपने बेटे की खुशी दिखाई नहीं दी और आपने एक औरत की जान ले ली। भला अपने बच्चों की खुशी से ज्यादा इज्जत कब से प्यारी हो गई। अब पिताजी को अपनी गलती का एहसास तो हो चुका था, तभी उन्होंने अपनी गर्दन झुका ली। उसके बाद से पिताजी ने अपनी गलती का पश्चाताप किया और हम लोगों ने भैया की भी दूसरी शादी कर दी। भैया की शादी को लेकर खुश तो नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने उन्हें समझाया। उसके बाद से भैया ने अपनी दूसरी पत्नी को ही पहली पत्नी मानकर खुशी खुशी रहने लगे। और अब उस गांव से यह रिवाज बिल्कुल हट गए कि जब भी कोई लव मैरिज करेगा तो उसे बेइज्जती माना जाएगा। अब तो हर लड़का लड़की अपनी पसंद से शादी कर सकते थे। पूरे गांव से ये सोच हम लोगों ने मिटा दी थी। धन्यवाद। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।